हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ यूजीसी, ट्रिपल आरएलएफ एंड यूनेस्को फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो केवीएस हो, यूजीसी नेट हो, एनवीएस हो और आपका दिल्ली लाइब्रेरी का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी जगह इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनेस्को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन यूजीसी और ट्रिपल आरएलएफ ये हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारे कंट्री के लिए वर्क करते हैं और ये दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस टॉपिक से हमेशा 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग उस सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटीज के होंगे और आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे लाइब्रेरी का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप ये वीडियो लाइब्रेरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत मिनिमम फी में अवेलेबल है, तो सभी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं मुझे लगता है। तो आपको एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज स्टेबलाइज्ड बाय, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के 200th बर्थडे पे 1972 ईस्वी में किया गया था। 22 मई का वो डे था। इस दिन राजा राम मोहन राय का 200 बर्थडे हुआ और उन्हीं के जन्म दिवस पर 1972 में ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना की गई और ट्रिपल आरएलएफ का ये फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ट्रिपल आरएलएफ जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये देश में पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और लाइब्रेरियनशिप के लिए इंटर्नशिप कराना, नए स्टूडेंट को डेवलपमेंट करना कि कैसे लाइब्रेरी को मैनेज करना है, लाइब्रेरी के फील्ड में उन्हें स्किल डेवलपमेंट करना, ये सभी ट्रिपल आरएलएफ का मेजर वर्क है। और ट्रिपल आरएलएफ इस बात के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि किसी भी स्टेट में आपके जितने भी स्टेट है, जैसे अभी तक हमारे देश में 19 ऐसे स्टेट है जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हो चुके हैं और जिस राज्य में अभी तक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं हुए हैं वहाँ पे कैसे लाइब्रेरी एक्ट पास कराया जाए वहाँ के विधानसभा से, और लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट पास हो जाने से वहाँ के जो जिस स्टेट में पास हो जाते हैं वहाँ पे उसकी प्रॉपर फंडिंग आती है, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो पाता है और प्रॉपर वे में सब कुछ ऑर्गेनाइज रूप में चलने लगता है। तो कैसे एक किसी भी स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पास कराना या वहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करना और वहाँ पे एक तरह से टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करना, ये सभी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मेजर वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिसिस्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय, यानी यूनिसिस्ट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए जो हम लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया कि आपको यूनेस्को पढ़ना है, तो यूनेस्को ने इसको ये यूनेस्को का प्रोग्राम है और बेसिकली यूनिसिस्ट का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा और कई बार आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी भी इसका फुल फॉर्म के में रहता है। तो देखिए ये जो यूनेस्को का जो ये प्रोग्राम है, बेसिकली एक तरह का ये मॉडल इन्होंने पेश किया था। ये संयुक्त राष्ट्र का एक तरह का सूचना जो प्रसार हो, यानी इंफॉर्मेशन का कैसे हम प्रसार कर पाए, ये कैसा एक प्रॉपर मॉडल तैयार कर पाए और सूचना का कैसे
पूरे वर्ल्ड में कैसे हम प्रसार कर पाएं, इसके लेके एक तरह का ये इंफॉर्मेशन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। और यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, याद रखिएगा। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है और इसीलिए यूनिसिस्ट जो है यूएन जहां भी लगता है शुरू में तो ज्यादातर वो यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है या यूनाइटेड नेशन का ही एक सब ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सामूहिक कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित है। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपको पहले बताना है जिसका स्थापना सबसे पहले हुआ, उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ उनको ईयर वाइज आपको ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए अगर आप कोई भी एक सीरियस स्टूडेंट है लाइब्रेरी साइंस का तो लगभग ILA का, इफ्ला का, यूनेस्को का, RRRLF का जरूर वो याद कर लेगा और ऐसे क्वेश्चन में कभी वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो मैं इन सभी की स्थापना ईयर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग इफ्ला की बात करें तो इफ्ला की स्थापना ईयर जो है ये 1927 है, 1927। ILA की बात की जाए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन और ILA है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप एग्जैक्ट डेट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 13 सितंबर। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना यूनाइटेड नेशन के स्थापना के बाद ही होगा। एक तरह से आप देखें तो ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था और RRRLF का मैंने अभी आपको बताया ही, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ और ये साल्ट लेक कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है और इफ्ला का द हेग में है और ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन न्यू दिल्ली में है और यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर है। तो इनके ईयर अकॉर्डिंग आप सजाएंगे तो सबसे पहले 1927 आता है, तो सबसे पहले इफ्ला आता है, उसके बाद 1933 आता है यानी ILA आता है, फिर यूनेस्को 1945 16 नवंबर 1945 और उसके बाद RRRLF आता है 1972। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पिलर ऑफ नॉलेज सोसाइटी एज ए रिफ्लेक्ट इन अ यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी, यानी निम्नलिखित में से यूनेस्को के ज्ञान सोसाइटियों के निर्माण में वर्णित ज्ञान सोसाइटी के घटक स्तंभ कौन से हैं। इसका क्वेश्चन, उसका कहने का मतलब है UGC नेट का क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने अपने एक ये डिफिनीशन दिया हुआ है कि जो नॉलेज सोसाइटी है, जिसको हम लोग नॉलेज सोसाइटी कहेंगे कि एक सोसाइटी जो है एक नॉलेजफुल है, उसका कंपोनेंट पिलर क्या है, उसमें उसका कंपोनेंट पिलर क्या है, यानी कि जो सोसाइटी है उसका स्तंभ क्या है। तो सबसे पहले नॉलेज सोसाइटी का पहला स्तंभ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरनेट गवर्नेंस। इंटरनेट गवर्नेंस है किसी भी गवर्नमेंट को इंटरनेट के थ्रू अपने कार्यों को कार्यान्वित करना, यानी कि उसका प्रसार करना या उस कोई भी काम इंटरनेट के थ्रू कराना। तो ये कोई यूनेस्को का नॉलेज सोसाइटी का पिलर के एग्जाम्पल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट। एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बिल्कुल यूनेस्को के जो पिलर है, मतलब कि बेसिकली नॉलेज सोसाइटी, अगर यूनेस्को का डिफिनेशन में नॉलेज सोसाइटी का मतलब है उसमें एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है किसी भी जो इंटरनेट के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन या ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन रखा हुआ है आपके डेटाबेस में, उसको कैसे हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करें या सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, सूचना का सुरक्षा कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो कि डी में है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु आई डेवलप द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल दस्तावेज किसने तैयार किया। तो
जो डेवलपमेंट ऑफ जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड चीज है, इसमें क्या किया गया था कि कैसे हम एक नॉलेज सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्डअप करना होगा। इससे रिलेटेड ये डिक्लेरेशन था। और वो किसने, मतलब इस चीज को किसने डेवलप किया और कौन दस्तावेज तैयार किया, तो वो किया WSIS। और WSIS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। और ये जो समिट हुई थी 2003 में फर्स्ट टाइम हुई थी और फिर 2005 में हुई थी, और उसके बाद होती है ये, लेकिन आपको फर्स्ट वाला याद रखना है 2003। और ये जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल के कहने का क्या मतलब है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल में हमें एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, जिससे हम लोग एक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर RRR फाइनेंस असिस्टेंट मैचिंग स्कीम, असिस्टेंट इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRR एंड डेवलप्ड स्टेट एज पर द गिवन रेशियो। मतलब कहने का मतलब है RRR के एक वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRR तथा विकसित राज्यों के बीच सुमेलन आधार पर निम्नलिखित किस अनुपात में बांटा जाता है। देखिए, ये जो भी आपका लैंग्वेज है उस पर ध्यान न दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये UGC नेट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि RRR कोई भी स्टेट को, जितने भी देश के स्टेट हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है उनके यहाँ लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक डेवलप्ड स्टेट है, हमारे देश के कई राज्य डेवलप्ड हो चुके हैं, कई डेवलपिंग है और कई राज्य ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो उनको पैसे जो फंडिंग करता है RRR वो एक रेशियो में करता है। तो यहाँ पे जब कोई अगर ऐसा स्टेट हो जो डेवलप्ड हो, मतलब कि डेवलप्ड कर गया हो, जैसे हम लोग गोवा का एग्जांपल ले सकते हैं, दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं, और आपको कर्नाटका का एग्जांपल ले सकते हैं, मुंबई का एग्जांपल ले सकते हैं, गुजरात का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इनके जो हम लोग को एक बार जाके देखना होगा RRR के वेबसाइट पे कि कौन से स्टेट को ये डेवलप्ड मानते हैं, कौन से को डेवलप्ड नहीं मानते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो स्टेट जिनके लोगों की पर कैपिटल इनकम अधिक है, वहाँ गवर्नमेंट की बजट जो है वो ज़्यादा लॉसेस में नहीं है और वहाँ पे अर्निंग के साधन ज़्यादा है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट को माना जाता है थोड़ा सा, और मुंबई गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा है और वहाँ बिजनेसेस ज़्यादा रन होते हैं, तो उनको ज़्यादा इनकम है। चाहे आपको IT-CT की बात की जाए, कंट्री की बेंगलोर कर्नाटका स्टेट वगैरह आगे हैं, तो वैसे केस में अगर RRR उनको फंडिंग करता है पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए, तो उनको 50-50% दोनों का होगा। यानी कि अगर RRR 100 करोड़ फंडिंग करता है तो वहाँ के स्टेट को 100 करोड़ उसमें लगा के 200 का प्रोजेक्ट अगर होता है तो 100 करोड़ RRR देगा, 100 करोड़ आपको वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट देगा, अगर ये कंडीशन डेवलप्ड कंट्री का है तो। नहीं तो आपको 60-40 का रेशियो होता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 90-10 का रेशियो होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो 7 स्टेट हैं, जिसे हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, वहां पे RRR अगर 1 करोड़ रुपया देता है लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें 1 करोड़ का अगर बजट बनता है तो उसमें 19 लाख जो होगा RRR देगा और 10 लाख वहां के स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा करना होगा। तो 3 तरह के सपोर्टिंग है RRR का। 50-50 जो डेवलप्ड स्टेट है, विकसित या गरीब राज्य हैं, उनको 60-40 के रेशियो में, यानी कि 60% आपका RRR देगा, 40% स्टेट को खर्चा करना होगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए 90:10 है, यानी 90% RRR देगा और 10% वहां के स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा करना होगा। लेकिन ये जान के आपको मतलब कि हैरानी होगी कि RRR कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे पैसा फंडिंग करता है, लेकिन वो पैसा या तो रिटर्न हो जाते हैं
या तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से नहीं खर्चा कर पाती है, क्योंकि उन्हें भी 40% उसमें खर्चा करना ही होगा। अगर वो डेवलपिंग है तो उनको 50%। तो अगर गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है एक्स्ट्रा, तो उस केस में वो लाइब्रेरी को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस कारण वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। लेकिन फंडिंग का ज़्यादा कमी नहीं होती है RRRF के थ्रू से। स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे अच्छे विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कौन से स्टेट ने रिटर्न किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि खर्चा उतना नहीं करते हैं अपने यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी पे। और मैं एग्जैक्ट कितने करोड़ का रिटर्निंग हुआ, कितने करोड़ का खर्चा हुआ, इतना मैं डेटा नहीं रखता हूँ अभी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी नहीं है और हम लोग उस फील्ड में नहीं है ताकि हमें उसका काम पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Dr. S.R. Ranganathan was the chairman of the UGC University Grant Commission Library Committee in a year। यानी डॉक्टर S.R. रंगनाथन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे 1957 में। और याद रखिएगा 1957 में डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी लाइब्रेरी कमेटी का, जिसे रंगनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रेजेंट ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? तो अभी प्रेजेंट में तो 13 है, शुरू में 9 था और 2007 से ये 13 डिजिट का हो गया। ध्यान रखिएगा 8 डिजिट का ISSN नंबर होता है, यानी इंटरनेशनल सीरियल सीरीज नंबर। और यहाँ पे आपका ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये सभी छोटे छोटे फुल फॉर्म है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक हेल्ड इन 1982 इशू अ डिक्लेरेशन सब्जेक्ट अंडर द हेडिंग ऑफ। यानी 1982 में यूनेस्को द्वारा पुस्तकों पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके विषय का क्या नाम था? विषय इन द सेंस कि उनका थीम क्या था, उस समय का जो उनका डिक्लेरेशन था उसका थीम क्या था? तो उनका थीम था टुवार्ड्स रीडिंग सोसाइटी, यानी अध्ययन की ओर प्रवृत्त समाज। मतलब एक तरह से वो अपना मोटिव रख रहे थे कि एक ऐसा समाज हो, एक ऐसा सोसाइटी है जिनमें रीडिंग हैबिट हो। और आज देखिए जब रीडिंग हैबिट एक तरह से बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, सभी लोग पढ़ने लगे, तो हम लोग नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हमारा समाज एक नॉलेजफुल हो। नॉलेजफुल होने का मतलब होता है एक, देखिए एक इंफॉर्मेटिव समाज होता है, एक नॉलेजफुल समाज होता है। इन्फॉर्मेटिव में सिर्फ उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन का, इंफॉर्मेशन को कैसे कितनी ज़रूरत है, इन सब के बारे में पता होता है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो नॉलेज कहलाता है। तो हम ऐसा समाज का निर्माण चाहते हैं जिसमें अगर उसको इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके, यूटिलाइजेशन करके जो आने वाले समय में प्रॉब्लम है उसको वो दूर कर सके। और वैसे समाज को जो इंफॉर्मेशन के बेस पे एक नॉलेजफुल समाज बन जाता है उसको हम लोग नॉलेज सोसाइटी बोलते हैं। तो ये अंतर है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच सेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ISBN इज गिवन? यानी निम्न में से अनुभाग में ISBN दी जाती, मतलब कि कहने का मतलब है कि ISBN में जो 5 इसका पार्ट होते हैं उनमें क्या होता है? नोट सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन होता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है, ये आपको बताना है। आपको इसमें नोट सेक्शन जो है एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द ड्राफ्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? यानी तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ड्राफ्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो RRRF होगा, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका 11 क्वेश्चंस। अगर आप फुल लेक्चर इस टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे कोर्सेज ज्वाइन करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।